अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। मैं खुद भी आप लोग की तरह इन्वेस्टर हूं और मैं 2005 से इस मार्केट में इन्वेस्टेड हूं और इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद आपको बर वक्त जो है वो चीज़ें आगाह कर देना है। और उसके अलावा मैं अपने रिकॉर्ड के लिए भी ये चीज़ें रख रहा हूँ कि मेरा भी ध्यान जो है वो अच्छा बने और उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाए। तो इन मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, यूट्यूब चैनल बनाने का, वो ये है किसी भी किस्म का जो है मैं इसमें ना कोई एडवाइजरी दे रहा होता हूँ और ना ही मुझे इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हासिल करना है। तो आप लोग के साथ जो है मैं वन सेकेंड डिस्क्लेमर शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी किस्म की बाइंग सेलिंग तजवीज़ हमारी तरफ से इस वीडियो में आपको नहीं मिल रही। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें फीबीलीपी डेटा की। तो फीबीलीपी डेटा में अगर हम देखें तो जो सेलिंग है वो गोरे की तरफ से सेलिंग भी है, लोकल इन्वेस्टर ने बाइंग की है। लोकल इन्वेस्टर में किसने बाइंग की है? तो नंबर 1 पर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने की है और सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने की है। दो बड़ी बाइंग नजर आ रही है। बाकी ओवरऑल जितने भी पार्टिसिपेंट है सबने सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने भी डेट मार्केट में बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने जो है वो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स है वो खरीद के बाइंग की है। तो नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में सबसे बड़ी बाइंग की है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज ने सेलिंग की है। फिर दोबारा इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड ने सबसे बड़ी जो बाइंग की है वो डेट मार्केटिंग में की है। इंडिविजुअल्स ने सीमेंट में सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है और बैंक्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है। आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो फ्राइडे का डे रेंज बना है वो 1,34,130 का लो, 1,34,931 का हाई बना है। मार्केट इंडेक्स जो है वो उस वक्त ऑल टाइम हाई पे है। जैसे मशहूर ज़माना जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी देखते हैं कि मार्केट ने तारीख रकम कर दी, तो ये वही चीज़ कंटिन्यू है, वही मोमेंटम कंटिन्यू है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,32,326 का लो बना है और 1,34,931 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,15,887 का लो बना है और 1,34,931 का हाई बना है। मार्केट का करंट मल्टीपल 8.04 का है और मार्केट का एक्सपेक्टेड मल्टीपल पी रेशो 8.30 का है। तो ये मार्केट उस रेंज पर आ चुकी है जो लास्ट टाइम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इसके बाद से हमने देखा था कि उस टाइम तक जो एवरेज बन रहा था वो तकरीबन 8 के मल्टीपल का ही बन रहा था। इसके बाद जो हमने देखा कि जो तब्दीली सरकार थी उसमें जो मल्टीपल है वो शार्पली डिक्लाइन हुए और जो एवरेज मल्टीपल है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ और हमारी इकॉनमी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही। नाज़रीन, पास्ट वीडियो में जो हमारे एक व्यूअर हैं उन्होंने एक कमेंट किया था, इश्तियाक अहमद। तो उन्होंने ये कमेंट किया था कि जो पी रेशियो है वो भी अपनी रिसर्च में डालें, प्राइस मल्टीपल तमाम सेक्टर के जो मेन सेक्टर है उनके डालें। लेकिन उनकी ये क्रिटिकल थिंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो डेटा है वो मैंने कंपाइल किया है और इस डेटा को कंपाइल करने का मकसद भी यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होनी चाहिए। आप में से जो भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मैं ज़्यादातर उसमें नाराज़गी जताता हूं और लोग जो है हेजिटेंट होते हैं मुझसे सवाल पूछने में। मौला अली की कॉल है। मौला अली फरमाते हैं कि सवाल में ही जवाब होते हैं। तो जब आप किसी से सवाल पूछने जा रहे होते हैं तो आप उस सवाल को अपने माइंड में चलाएंगे, आप उसको रिकॉल करते रहेंगे तो आपको उसके जवाबात खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको मुझसे भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग मैं प्रमोट करता हूँ और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, बहुत गिने चुने लोग ऐसे हैं जो मेरे पास मुस्बत चीज़ें लेकर आते हैं, तो मैं उनको अप्रीशिएट करता हूँ और मैं उन तमाम व्यूअर्स को, उन तमाम फॉलोअर्स को अप्रीशिएट करता हूँ। तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे भी समझ में आई और ये डेटा होना चाहिए हमारे जो प्रोग्राम है इसमें। तो आप लोग के साथ ये डेटा शेयर कर दूं। तो जो सेक्टर वर्सेस KC 100 इंडेक्स मल्टीपल है वो इस मुताबिक है। KC 100 इंडेक्स का जो भी करंट पी रेशो चल रहा है 8.04 का है। ऑटोमोबाइल असेंबलर का 11.13 का है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स का 14.93 का है। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स का 29.39 का है, 49 का है सॉरी। सीमेंट जो है वो 11.75 का है। केमिकल 18.67 का है। कमर्शियल बैंक 6.42 का है। आगे जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है अगर वो उससे कम आ रहे हैं तो उसका मतलब मजीद उनमें जो तेज़ी है उसकी गुंजाइश बाकी है, लेकिन ये तेज़ी फिलफॉल नहीं होगी और ये तेज़ी को जो है टाइम लगेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो रिजल्ट सीजन हो, नेक्स्ट जो रैली हो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हों। इंजीनियरिंग सेक्टर वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा हिट ले रहा है तो नॉन एप्लीकेबल आ रहा है दोनों उसमें, लेकिन चंद स्क्रिप ऐसे हैं जो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करें। जो मैंने पास वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया, INIL और ISL
फर्टिलाइजर सेक्टर का अगर हम देखें तो 8.24 का है। पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का 26 का मल्टीपल चल रहा है। ग्लास एंड सेरामिक्स 8.26 का है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 5.41 का है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी का 8.43 का है। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग इनका 77.32 का है। ये थोड़ा इंप्रूव होने जा रहा है और ये कंपनी, ये जो सेक्टर है भी रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का देखें तो 25.78 का है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 7.14 का है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब थोड़ा बहुत डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू होगा। वन टाइम ये बहुत अच्छी अर्निंग देगा, डिविडेंड देगा, लेकिन इसमें लॉन्गर रन पे तेजी नहीं करनी। जो ये डिविडेंड देगा उसी को जो है हमें वहीं पे ही इनका चैप्टर क्लोज करना होगा, क्योंकि आगे जाके इनकी अर्निंग काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन सबके ख़त्म हो चुके हैं और वो रिवाइव हो चुके हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र थोड़ा इनमें हमें एहतियात बरतना होगा। रिफाइनरी सेक्टर हर कोई तेज़ी कर रहा था, जो भी यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, जो भी जिनको मैं आम जबान में सोशल मीडिया पे गुरु शुरू बाबा शाबा कहता हूँ, तो सब रिफाइनरी सेक्टर में बहुत लंबी चौड़ी तेज़ी करा रहे थे। इसका अभी जो मल्टीपल है 12.32 का है। एक्सपेक्टेड नॉन एप्लीकेबल है, यानी आगे जाके इसमें मजीद चीज़ें ख़राब होती हुई नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव होने की तरफ है, अभी नॉन एप्लीकेबल है, आगे जाके 19.08 का हो सकता है। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट का भी जो मल्टीपल है वो भी 9.83 का है। आगे जाके इस पर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ब्लीड कर सकती हैं। टोबैको 15.61 का है, आगे जाके टोबैको भी जो है थोड़ा हिट ले सकता है। ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल है और ट्रांसपोर्ट आगे जाके इसके जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है मल्टीपल है वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो रेंज है वो मैं शेयर कर दूं, और रेंज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेंज है वो आप जितने भी मेरे वीडियोस देख ले उसमें कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंटली हम चीज़ें बता रहे होते हैं, हर लेवल बताया जा रहा होता है। आपको सिर्फ तेज़ी नहीं कराई जा रही होती है, आपको सिर्फ लाओ की सदाएं बुलंद नहीं कराई जा रही होती है। सबको पता है मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन जब मार्केट वक्ती तौर पे नीचे आती है तो उस वक्ती तौर पे नीचे की मार्केट में लोग अपना जो पैसा है, जो अपनी जमा पूंजी है, जो उन्होंने सालों कमाई होती है, वो गवा देते हैं। तो इन चीज़ों के पेश नज़र हम लोगों को विजिलेंट रहने का बोलते हैं और कोशिश ये कराते हैं कि अपने आप को प्रॉफिट टेकिंग में ज़्यादा रखें और जो है मार्केट में थोड़ा बहुत चीज़ों को जान ले, मार्केट में जो गैप्स खड़े उनको पहचान ले, ताकि जब मार्केट नीचे आए तो आप उस टाइम पे रिलैक्स हो, आप पैनिक में ना हो। और उस टाइम पे जब आपको ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अब स्ट्रक्चर टूट गया है, अब सारा माल बेचो, वो ही राइट टाइम होता है बाय करने का। तो कोशिश करें कि ऊपर के लेवल पे अगर आप सेल कर देते हैं, आपको दोबारा भले वो शेयर नीचे नहीं मिलता, वो दोबारा ऊपर जाता है, उससे ऊपर वो 10-12 रुपये ऊपर जाएगा, 20 रुपये 25 रुपये ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा उस पर फिर जगह नहीं होती। वो आखिरी तेज़ी होती है, वो आखिरी तेज़ी को भी अवेल करने हम जाते हैं और होता ये है कि हम स्टक हो जाते हैं। जब स्टक होते हैं और हर वक्त जब नेगेटिव न्यूज़ चल रही होती है उस टाइम पे हम जो है अपना माल बेचते हैं, बदले में लोगों ने ज़्यादा माल लिया होता है, एक्सपोजर से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा परचेजिंग की होती है। इन चीज़ों के पेश नज़र वो ब्लीड करते हैं, वो अपनी जमा पूंजी हार जाते हैं। तो अब जो है वो रेंज है वो उसका चेंज हो चुका है KSE 100 इंडेक्स का और एक नए रेंज में आ चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। नया रेंज इस मुताबिक है, सपोर्ट 1,32,868 का है और रेजिस्टेंस 1,54,966 का है। यानी मार्केट जो अगली रैली बनाएगी वो 1,54,966 का है। 3 महीने पहले 1,32,000 का लेवल आपको बता दिया था, वो इन चीज़ों के पेश नज़र बताया था कि टेक्निकल ग्राफ हमें भी पढ़ना आता है और टेक्निकल ग्राफ बहुत आसान है, इसके लिए कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी यूट्यूबर से देखकर आप जो है खुद अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और इंडिकेटर्स में भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चंद 5 से 6 इंडिकेटर्स में दे दूंगा। उसको रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप देखते रहेंगे, स्क्रिप्ट वाइज देखते रहेंगे, अर्ली ग्राफ पे, मंथली ग्राफ पे, वीकली ग्राफ पे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लाखों रुपए में, हज़ारों रुपए में ये कोर्स कर सकें। तो आपको सिंपल ये करना है कि आप जो है यूट्यूब से भी सर्च करें, और दूसरा इंशाल्लाह मैं भी अपकमिंग में आप लोगों को ऐसी एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें जो मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे देख रहा होता हूं और उससे मेरी रीडिंग अच्छी है, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो मजीद डेटा ये शेयर करूं तो RSI अगर हम देखें तो करंट RSI 73.89 का चल रहा है। मैकडी में बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी बता रहा है।
नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो है वो साइडवेज का रहेगा और उसका सपोर्ट 1,19,162 का है, रेजिस्टेंस 1,32,981 का है। तो आपको 1,19,000 तक का वेट करना चाहिए। मार्केट में जब नेगेटिव न्यूज़ लगती है तो मार्केट में कोई भी आपको बताने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो आपको एक लेवल नज़र आ जाता है। आपको जब एक लेवल नज़र आ गया है तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, और ये जो लेवल होता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें पैनिक नहीं करने का होता, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी पे कि यहाँ से मैं बाइंग करना दोबारा शुरू करूँगा, या फिर अगर आपने अपना पोर्टफोलियो 50% बेच जाए, 50% आपके पास कैश है, तो अपने 50% को आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि 1,19,000 के करीब अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से मार्केट अगर नीचे आती है तो वहाँ पर आपका माल बिक रहा हो, फॉर सेलिंग हो रही हो, और आपको ये बताया जा रहा हो कि अब तो स्ट्रक्चर भी टूट गया, आपको सारा माल बेचना है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो टेक्निकल ग्राफ है वो शेयर कर दूं तो न्यू रेंज आप लोग के सामने है। इसमें जो मैंने इंडिकेटर्स डाले हुए हैं वो भी मैं चले आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। जो सबसे पहला मैंने इंडिकेटर डाला है वो RSI का डाला है। RSI को मैंने सेट किया है 60-40 पे, 70-30 पे ऑटोमेटेड सेट होता है। इसको आप सेट करें 40 और 60 पे। 40 से ऊपर जा रहा है तो वो 60 को टच करेगा, 60 से नीचे आ रहा है तो 40 को टच करेगा। ये इसका जो रेशियो है वो समझिए कि 90% चांसेस होते हैं कि ये चीज़ अचीव होगी। इसके बाद मैं चेक करता हूँ SMI भी जो है हमें पहले बता देता है कि मार्केट में तेज़ी हो रही है कि मंदी हो रही है, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में तेज़ी हो रही है मंदी हो रही है। ब्लू लाइन हमें तेज़ी बता रही होती है और जो ऑरेंज लाइन है वो हमें मंदी बता रही होती है। इसी का ही कज़न हम अगर समझें तो वो मैकडी है। मैकडी हमें यही बता रहा होता है, पहले SMI इंडिकेट कर देता है, इसके बाद मैकडी हमें इंडिकेट कर देता है। इसके बाद मैंने लगाया है पिवट पॉइंट्स को मैंने सेट किया है फिबोनाची पे। ट्रेडिशनल्स इसको मैंने हटा के फिबोनाची कर दिया है। फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है वो गोल्डन रेशियो को हमें बताया है। जो वीडियोस भी बनती हैं, जो मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं, जिनके कलर थीम्स अच्छे होते हैं, जो रूल ऑफ थर्ड पे बैठे होते हैं, वो सब फिबोनाची की चीज़ें हैं। और कुदरती तौर पे जो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव रख रही होती है वो फिबोनाची पे चीज़ें बन रही होती हैं। जो बाहर मल्टीनेशनल कंपनी के आप ब्रांड्स के लोगो देख रहे होते हैं वो भी फिबोनाची पे डिज़ाइन होते हैं, तभी आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आपको जो आई है उसमें अट्रैक्ट हो जाती है वो चीज़ और आप वो खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। तो फिबोनाची के डेटा के हिसाब से ही हमें जो लेवल नज़र आ रहा है वो 1,34,000 का भी मार्केट है और 1,32,868 का जो है हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। 1,54,966 का हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो मार्केट पहले इस गैप को फिल करेगी 1,19,000 1,20,000 के करीब, और 1,19,126 को मार्केट जो है वो टच कर सकती है। गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है उस टाइम पे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो वहाँ से हमें एक अच्छी रैली नजर आएगी 1,54,000 तक। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग से डे चार्ट शेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन गैप है, गैप को कोई नहीं झुठला सकता। जब मार्केट नीचे आएगी तो जो अभी लोग गैप की बातें नहीं कर रहे वो दोबारा गैप की बातें करना शुरू कर देंगे। आप 15 दिन 20 दिन पहले जब ईरान और इसराइल की तनाज़ा चल रहे थे तो आप उनकी यूट्यूब चैनल देखें, जो रोज़ाना की बुनियाद पर मौलाना साहब आते हैं, तो आप उनकी यूट्यूब चैनल देखें, आपको सिंपल पता चल जाएगा वो गैप फिलिंग की बात कर रहे थे और स्ट्रक्चर टूटने की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ नज़र आ रही है तो वो हम कैसे उसको झुठला सकते हैं, उसको हम ढका कैसे सकते हैं, ढक चुप के बाद कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ डॉन न्यूज़ का बिजनेस रिकॉर्डर का एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उस पर काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है इस इदारे को। उसमें जो है उन्होंने जो ग्रोथ है, ग्रोथ को जो अनरियलिस्टिक ग्रोथ नंबर्स दिखाए हैं, 5% का ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा जो डेटा है, डेटा भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि वो डेटा भी सही नहीं है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र काफ़ी हद तक तशवीश पाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो ये हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए खातिर ख्वाह अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये डेटा अगर सही नहीं आएगा तो जो प्रोजेक्शंस है वो भी जो हमारी इकॉनमी है उसके सही नहीं बनेंगे। हम जो है ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और IMF है उस पर डिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंट जो हमें फाइनेंस कर रहे होते हैं, हमें जो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट है। तो हम जो है इस तरह के जो डेटा है, फॉर्ज डेटा है, वो चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ डेटा ऐसा है जो एक्सपायर्ड डेटा है, जो पुराना डेटा है, अनरियलिस्टिक है, जिसमें फ्लॉड नज़र आ रहा है। तो उन चीज़ों के हवाले से भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने खदशात का इजहार किया है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल 68.75 डॉलर पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट 70.69 डॉलर पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर 96.71 डॉलर पर टन चल रहा है। गोल्ड 3354.76 डॉलर पर आउंस चल रहा है। रबर 166.30 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस 97.95 डॉलर पर टन चल रहा है। नाज़रीन,
एक और डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो पास्ट नवंबर और दिसंबर में रैली हुई थी, हमने पास्ट नवंबर और दिसंबर में एक अच्छी रैली देखी थी। तो उस वक्त एमएफएस और एमटीएस की क्या पोजीशन थी, और अब जो है, अब जो एक रैली चली है 15 मई से, जो जेन्युइन प्रॉपर अगर देखा जाए तो एक रैली चली है 15 मई से, तो उसमें एमएफएस और एमटीएस की क्या पोजीशन है, तो ये पूरा आप लोग के साथ है। अगर आप देखें तो पास्ट जो नवंबर दिसंबर में अगर हम देखें तो एमएफएस 31% तक ऊपर गया था, जो लो बनाया था 26 नवंबर को। इसके बाद 17 दिसंबर को 31% ऊपर गया, और इसके बाद जाके हमने देखा कि सप्लाई विटनेस हुई। सेम इसी तरह एमटीएस 36% ऊपर गया, और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में 22% ज़्यादा बाइंग हुई है, जो मंदी हुई थी 26 नवंबर से और 17 दिसंबर तक, तो 22% ज़्यादा बाइंग हुई है। अब क्या ट्रेंड बन रहा है, अभी कुछ इसी तरह के ही चीज़ें बन रही हैं। एमएफएस बहुत ज़्यादा खरा हुआ है, 36% खरा हुआ है। एमटीएस कजरन कम है, जो कंपैरेटिवली अगर हम देखें दिसंबर की रैली से तो 25% चल रहा है, और फ्यूचर 16.53% चल रहा है। तो ये चीज़ें भी, ये डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि हमें पता चले कि रैली कहाँ पर इख्तिताम होती है और कौन से ऐसा लेवल होता है जहाँ पे मार्केट आके बबल बन जाती है, लोगों ने ओवर बाइंग की हुई होती है और उनका माल जो है वो बिकने आता है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ डिलीवर्ड फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो कॉसम में खरी है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है, तीसरे नंबर पे जीएचएनआई है, चौथे नंबर पे पीआईए है, पांचवें नंबर पर नेटसोल है, छठे नंबर पर प्रेमा है, सातवें नंबर पर वेव्स ऐप है, आठवें नंबर पर पेस है, नवे नंबर पर दीवान सीमेंट है और 10वें नंबर पर सिटी फार्मा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल रिपोर्ट शेयर कर दूं, जो सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक सेल लगा है, भाटा लगा है, वो टाटा सीमेंट में है। दूसरे नंबर पर नेटसोल है, तीसरे नंबर पर पीआईए है, चौथे नंबर पर जीएचएनआई है, पांचवें नंबर पर फ्लाइंग है, छठे नंबर पर कॉसम है, सातवें नंबर पर गेल है, आठवें नंबर पर एसएसजीसी है, नवे नंबर पर अटक रिफाइनरी है, 10वें नंबर पर डबल जीएल है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो एमएफएस में बाइंग खरी है वो आईसीआईबीएल में खरी है। आईसीआईबीएल में एक अच्छी खासी रैली चल चुकी है। अब जो इसमें तेज़ी करने की कोशिश करेगा वो स्टक होगा, वो जो है लोगों से पूछता फिरेगा कि इसका क्या करूं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मैपेक फिल्म्स है, तीसरे नंबर पर हम देखें तो SSOM है, चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो बीको स्टील है। बीको स्टील में भी लोग काफ़ी हद तक स्टक हुए हैं। पीपीपी पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट पांचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर अगर हम देखें तो इमेज है, सातवें नंबर पर हेल है, आठवें नंबर पर MSCL है, नवे नंबर पर जाल है और 10वें नंबर पर फ्लाइंग है। नाज़रीन, पंजवानी इंडेक्स का एक और स्क्रिप्ट है जिससे हमने फेयर वैल्यू को अचीव किया है। 14 अगस्त से पहले आप लोगों को ये चीज़ बताई गई थी। कंपनी का नाम है आर्टिस्टिक डेनिम, और आर्टिस्टिक डेनिम जब 38 रुपये और 40 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा था तो उस टाइम पे इसको आइडेंटिफाई करके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू आपको शेयर की गई थी, और इसने जो है अपना फेयर वैल्यू को अचीव किया है। और जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 38 से 40 रुपये के बीच में इसकी परचेजिंग की है उनको 84% रिटर्न दिया है, 84% रिटर्न दिया है, यानी इसने जो KSE 100 इंडेक्स है उसको बीट किया है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसे स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करें, उस टाइम पे स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करें जहां से वो एक अच्छा रिटर्न देने की सलाहियत रखते हैं। मार्केट हर वक्त, चाहे मार्केट का इंडेक्स 5000 हो के 50 लाख का इंडेक्स हो, मार्केट हर वक्त आपको ऐसे स्क्रिप्ट देती है जो आपको एक अच्छा रिटर्न देने की सलाहियत रखते हैं, और वो स्क्रिप्ट मिनिमम 30 to 40% रिटर्न देने की सलाहियत रखते हैं, जो कि जिसको अवेल करने के बाद आप सब चीज़ें बीट कर सकते हैं। आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट रेट को बीट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें मार्केट में, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू से नीचे स्क्रिप्ट चल रहे हैं उनमें अपने पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो को डेवलप करें, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इन्वेस्टर रहेंगे और आप एक अच्छा हेल्दी कैपिटल गेन कमा सकेंगे, और आप इस मार्केट का जो है पॉजिटिव फीडबैक दीगर जो लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको भी आगे प्रोवाइड कर सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप लोग के साथ बर वक्त चीज़ें शेयर कर दी जा रही होती हैं। तो चैनल का लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, तो चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको चीज़ें मिलेंगी। आपके साथ कोई भी किस्म की कोई पेड कंटेंट नहीं होगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, आप हमें इतना पैसे दें, जो कि सब गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है। आप लोग के साथ जो चैनल है, चैनल पे चीज़ें शेयर कर दी थी। पाक केबल के बारे में बताया था, और पाक केबल पंजवानी इंडेक्स में मौजूद है और काफ़ी टाइम पहले से ये मौजूद है, और ये अब जो है टेक्निकल पे 211 तक जाता हुआ लग रहा है। और ये मैंने आप लोग के साथ चीज़ें शेयर की थी 19 दिसंबर को, ये पंजवानी इंडेक्स में इसको मैंने ऐड किया था। नाज़रीन, पाक केबल का फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो उसकी थर्ड क्वार्टर का जो है वो लॉस है, 4 रुपये 80 पैसे का है। PE रेशियो इसका 42.11 का है। इसका आगे जो PE रेशियो आएगा वो नॉन एप्लीकेबल आएगा, लेकिन कंपनी रिवाइव हो रही है। चिनॉय ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, तगड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, और जो ISL है, इंटरनेशनल स्टील, दोनों की जो है ये सब्सिडरी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। कंपनी पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू इसकी
₹67.03 की है। तो यानी बुक वैल्यू के करीब जो हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, ये शेयर मिल रहा है और इसमें कोई यानी फंडामेंटल साइड पे फिलहाल कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अर्निंग हिट हुई है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन उस हिसाब से नहीं थे। अब जो है इकोनॉमिक कंडीशन रिवाइव हो रहे हैं, तो ये उम्मीद है, ये तवक्का है कि ये भी अपने जो पास्ट का जो रिकॉर्ड था उसको दोबारा मेंटेन करेगा और पास्ट में जो इसने परफॉर्म दिए वो दोबारा ये परफॉर्म करेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹227.02 की है, फेयर वैल्यू ₹337.02 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 300% है, यानी इस पर कर्जाजात बहुत है, वाजिबात बहुत हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मुतवक्के है। मंथली RSI इसका चल रहा है 58.21 का, मंथली सपोर्ट ₹135.43 का है, मंथली पिवट ₹164.46 का है। तो ये मंथली पिवट पे खड़ा है, यानी पूरे साल जो है वो ₹164 पे के करीब ये आ सकता है। अगर ये से नीचे भी जाता है तो ₹164 तो उसकी रेंज बनती है, ये वहां तक आने की सलाहियत रखता है। मंथली डिस्टेंस चल रहा है इसको ₹193.50, जैसे ₹193.50 क्रॉस करेगा तो ये 211 तक जाने की, ₹211.43 तक जाने की सलाहियत रखता है। तो इसमें जो है आप फोकस कर सकते हैं। वंस अगेन आप लोगों को ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप जो है इसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसमें एक अच्छा हेल्दी कैपिटल गेन बना सकते हैं। वंस अगेन कोई सजेशन नहीं है। नाज़रीन, आप लोग के साथ दूसरा जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ ट्रीट कॉर्पोरेशन का है। ट्रीट कॉर्पोरेशन इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है 69 पैसे की है। इसका जो PE रेशियो है 26.05 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹44.90 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹21.54 का है। फेयर वैल्यू ₹37.86 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 105.75% है। इसको जो मंथली RSI है 59.28 का है। मंथली सपोर्ट ₹17.73 का है। मंथली पिवट ₹23.30 का है। ये अपने मंथली पिवट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। मंथली डिस्टेंस ₹28.87 का है। तो ये तकरीबन 28 से ₹32 तक जाने की सलाहियत रखता है। टेक्निकल ग्राफ आप लोग के साथ शेयर किया है, तो टेक्निकल के बुनियाद पे वीकली ग्राफ पे अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा वो चीज़ें कर रहा है, बहुत अच्छी एक पोजीशन बना रहा है और अपने पिवट से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये थोड़ा इंडिकेट करेगा और वॉल्यूम्स तकरे लगे हैं तो ये थोड़ा हमें ये बता रहा है कि थोड़ा ₹28 तक जाने की ये सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ ऑर्गेनिक मीट का डेटा शेयर कर दूँ तो सेकंड क्वार्टर इसकी अर्निंग ₹2.58 की है। PE रेशियो इसका 10.24 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹34.88 की है, अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹34.43 की है और जो फेयर वैल्यू है वो ₹43.03 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 20.13 का है। ये शरिया कंप्लाइंट में फॉल करता है और जो मंथली इसका RSI है वो 53.38 का है। मंथली सपोर्ट 23.82 का है। मंथली पिवट 34.31 का है। मंथली डिस्टेंस 45.11 का है। तो ये 45 से 43 से 45 के रेंज में जाने की सलाहियत रखता है। वंस अगेन ये भी अपने पिवट से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये जो है थोड़ा 40 से ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। लास्ट टाइम जो उसने हाई लगाया था ₹47.70 का लगाया था, तो अब लग रहा है कि ये दोबारा उस हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों के साथ UBL का डेटा शेयर कर रहा हूँ। UBL ने जो है बहुत अच्छी अर्निंग शो की है। ₹8 का डिविडेंड शो किया है। 160% इससे डिविडेंड शो किया है। कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, शेयर स्प्लिट हो चुके हैं, इस वजह से जो डिविडेंड आया है वो ₹8 का आया है। नाज़रीन, इसकी जो अर्निंग है वो अगर हम देखें तो ₹11.26 की है और जो क्वार्टर उसकी हाफ ईयर की अर्निंग है वो ₹26.69 की है। नाज़रीन, UBL से रिलेटेड एक कंपनी है जिसके बाद UBL की होल्डिंग है, मैं ग्रुप में उसको शेयर करता आया हूँ और मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा वोकल हूँ और वो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो वीडियोज़ भी देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल भी देखते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी देखते हैं, उनको वो स्क्रिप्ट पता है। तो जिन लोगों को स्क्रिप्ट पता है उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में वो स्क्रिप्ट आके हमारे साथ शेयर करें। जो दीगर ऑडियंस है जिनको ये नहीं पता उनके साथ वो चीज़ शेयर करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।